स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में इंडिया अहेड बजट 2012 उम्मीदों का बजट जी बिजनेस की खास पेशकश। और हमारे साथ आज बजट राउंड टेबल में कुछ खास हस्तियां मौजूद हैं जिनके साथ हम बात करेंगे बजट से क्या उम्मीदें हैं और इसका क्या असर पड़ेगा देश के भविष्य पर। हमारे साथ श्री वेणुगोपाल धूत साहब हैं, श्री निरंजन हीरानंदानी हैं, श्री शैलेश हरिभक्ति, श्री रामदेव अग्रवाल, श्री वी वैद्यनाथन और श्री सी जयराम हमारे साथ मौजूद हैं। धूत साहब, मैं पहला सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, जब ये कॉम्बिनेशन जो आया है सेंटर में, वो जब शुरुआत हुई थी सेकेंड इनिंग्स की, उस समय काफी उम्मीदें थी। एक के बाद एक बजट आए, उम्मीदें हर बार बंधी एंड शायद कुछ हद तक डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिला। इस बार सरकार भी काफी टाइट सिचुएशन में है, आपकी उम्मीद क्या है इस बार क्या हो सकता है बजट में? इस बार देखिए, जब सरकार आया था तो उन्होंने कई बातें सामने ली थी। एक तो एफडीआई ज्यादा आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और इंक्लूसिव ग्रोथ होगी, सब्सिडी हम लोगों को देंगे, फिजिकल डिफिसिट कम कराएंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, ये सब बातें करते हुए सरकार आई थी। और पहले 2 साल सरकार ने ये सब काम किया था। उसके बाद ओबामा साहब यहाँ पे आए, उन्होंने मौज किया, उन्होंने किया कि ऐसे प्रधानमंत्री ऐसे उनके कारण ये देश में इतना है कि इंडिया इज ए डेवलप्ड कंट्री एंड नॉट अ डेवलपिंग कंट्री। ये बोल के क्या गए और नेक्स्ट डे से यहाँ पे एक 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 किससे बाहर आने लगे और देश में डिसीजन मेकिंग नहीं हुआ। और डिसीजन मेकिंग नहीं होने के कारण ये सब जो इनके काम थे कि एफडीआई आना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, अच्छी सब्सिडी मिलनी चाहिए, इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए, ये सब साइड में रह गए और इसमें कुछ भी फर्क आया नहीं। अब ये बजट में क्या होना चाहिए कि फिजिकल डिफिसिट है, वो अभी एफआरबीएम एक्ट भूल जाओ, वो 2003 में आया था, वो एफआरबीएम एक्ट के पास देखना नहीं, किधर देखना है। फिजिकल डिफिसिट जो आया वो आया। सब्सिडी दो लोगों को, सब्सिडी आप दे रहे हैं ज्यादा करके, ये अर्बन लोगों को ही जा रही है। गैस सब्सिडी ये जो भी है वो सब अर्बन यूटिलाइजेशन के लिए जा रही है, सेमी अर्बन यूटिलाइजेशन के लिए जा रही है। सब्सिडी जरूर जानी चाहिए गरीब लोगों के हाथ में। इस देश में यहाँ ऐसा भी कुछ लोगों को खाने को भी नहीं मिलता है, तो उन लोगों के हाथ में सब्सिडी जानी चाहिए, उसका मैकेनिज्म ठीक होना चाहिए। ये सब बातें अगर ध्यान में रखे, फिजिकल डिफिसिट छोड़ दो। दूसरा रेवेन्यू स्टिमुलस पैकेजेस वगैरह दिए थे इनडायरेक्ट टैक्सेस में, क्योंकि ज्यादा जो फायदा होना था हो गया। फिर अब बेसिक पे आ जाइए, जो 16% एक्साइज ड्यूटी थी वो कर दीजिए। रेवेन्यू डिफिसिट सरकार होना ये बहुत खराब चीज है, रेवेन्यू डिफिसिट नहीं होना चाहिए। और उसके बाद जो भी है इंक्लूसिव ग्रोथ करना है तो उसके लिए कीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बिल्कुल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप खाली नाम रह गया है, वो शुरू कीजिए, किसी से डरिए मत। पब्लिक पार्टनर गवर्नमेंट को जो काम कर रहा है वो आराम से करना चाहिए। और एक प्रकार का वातावरण निर्मित यहाँ पे होनी चाहिए कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो यहाँ पे अच्छी आ रही थी, लास्ट ईयर $33 बिलियन आई, ये साल अभी $15 बिलियन भी नहीं आ रही है, तो ये अच्छी चीज नहीं है। हमारे देश में आईटी इंडस्ट्री इतनी अच्छी है, $100 बिलियन की आईटी इंडस्ट्री हो चुकी है, उनमें हम मदद करें। उनका एक बार आप इनकम टैक्स बेनिफिट देंगे, फिर उनसे निकाल लेंगे, ये सब मत कीजिए। 10 साल के लिए एक पॉलिसी लाइए कि हमारे देश में एफडीआई आएगी। हमारा जो ट्रेड डिफिसिट इतना बढ़ रहा है कि $150 बिलियन के ऊपर चला गया है, तो उसको कंट्रोल में लाइए। सब चीजें अगर कंट्रोल में आएगी तो अपने आप उनका एफआरबीएम एक्ट जो 2003 में बताया था, प्रणब मुखर्जी उस समय अपोजिशन में थे पर उन्होंने भी बहुत प्रेम से वो अप्रूव किया था, वो सब अब काम आ जाएगा। राइट। शैलेश जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने रेवेन्यू का मुद्दा उठाया, टैक्सेशन के फ्रंट पर क्या क्या ऑप्शंस हैं सरकार के पास? बिकॉज आप सेंटिमेंट देखें तो डायरेक्ट टैक्स में तो बढ़ोतरी की गुंजाइश वैसे ही काफी कम है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो क्या कोई डू दे हैव एनी लीवर्स इन टर्म्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एट दिस पॉइंट? इनडायरेक्ट टैक्सेस में मैं समझता हूं कि जो भी कंसेशन दिए गए थे वो विड्रॉ हो जाएंगे इस बार, क्योंकि गवर्नमेंट के सामने सबसे बड़ा मुद्दा है फिस्कल डेफिसिट का, इसलिए वो तो विड्रॉ हो ही जाएंगे। डायरेक्ट टैक्स में एक ही चीज रह गई है कि जो एग्जेम्पशन लिमिट है इसको बढ़ा के 3 लाख कर दें। अगर वो हो जाए तो जो इन्वेस्टमेंट का पहिया जो रुक गया है वो शायद वापस चालू हो सकता है। लोगों के हाथ में परचेसिंग पावर नहीं होने से हमारे यहाँ इक्विटी कल्ट हुआ ही नहीं है। इतनी बड़ी आबादी में से 1 करोड़ निवेशक हैं, वो कहाँ का जो बेनिफिट हुआ है इंडिया में, जो ग्रोथ हुआ है, जो भी सब खुशहाली आई है, उसमें सबसे ज्यादा फायदा हुआ है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को या एफडीआई वालों को। तो अब बारी आई है कि इंडियन लोगों को भी
इस तरह से मजबूत किया जाए कि वो भी निवेश कर सके इक्विटी मार्केट्स में। राइट। वातावरण सुधारने के लिए अच्छी गवर्नेंस होनी चाहिए, अच्छी तरह से इंसेंटिव्स देने चाहिए। इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट एक मुद्दा है कि एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इंसेंटिव जब तक नहीं आएंगे तब तक लेबर जो जरूरी है, जिस चीज के लिए जरूरी है, वो नहीं मिलेगा। दैट्स ट्रू। तो इसलिए इस बार मैं समझता हूं कि दो ही चीज है गवर्नमेंट के हाथ में, एक तो परचेसिंग पावर देना लोगों को और दूसरा एम्प्लॉयमेंट और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इंसेंटिव देना। राइट। लेबर की आपने बात की, इनफैक्ट हीरानंदानी साहब इस पर कुछ और रोशनी डाल पाएंगे क्योंकि आपने काफी प्रॉब्लम फेस की है लेबर रिलेटेड, और इसके अलावा और भी कई इश्यूज हैं। हम बार बार इनफैक्ट स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र जिस पर लोग अक्सर बुलिश थे वो था इंफ्रास्ट्रक्चर, और आई थिंक सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट भी वहीं पे हुआ है। दो बात है जो बहुत ही महत्व की बात है। दूध साहब ने अभी कहा कि हमें इंक्लूसिव ग्रोथ करना है, और मैं भी समझता हूं उसके सिवाय हमारे देश आगे बढ़ नहीं सकती, और करना भी चाहिए, नहीं तो आपको रेवोल्यूशन आ जाएगा और लोग नाराज हो जाएंगे। तो जैसे नरेगा जैसे स्कीम्स आ गए हैं तो मेरे अंदाज से वो काफी लोगों के लिए तो अच्छा ही है, उनके हित में है, लेकिन उनकी जो ऑपरेशन हो रही है वो कोई गलत हो रही है। एक दाखला मैं दे सकता हूं, लगभग 5 साल पहले देखिए तो मुझे 1000 लोग चाहिए थे कंस्ट्रक्शन साइट्स पर, तो मुझे 5000 लोग आते थे काम करने के लिए। आज की तारीख में मुझे 1000 लोग चाहिए तो आपको 100-150 से ज्यादा कभी मिल नहीं सकते। तो एक तरफ नरेगा की स्कीम्स लोगों को सैलरी दे रही है, यहां मुझे जॉब्स है और मुझे लोग नहीं मिल रहे हैं, तो आप सोशल सिक्योरिटी जरूर दीजिए, लेकिन ऐसे सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स आप देना चाहते हैं जहां लोग, जहां जॉब्स हैं वहां नहीं जाएं और ये करें, तो ये स्क्यूड पॉलिसीज हैं। वो पॉलिसीज को मॉडरेट करने की गुंजाइश है, और मेरे समझ में है कैसे होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये नहीं करेंगे तो इनकी जो सोशल सिक्योरिटी की जो अमाउंट्स हैं इट विल बिकम इम्पॉसिबल टू मेंटेन। 5 साल के बाद आप देखेंगे लोग काम छोड़ के जाएंगे और सोशल सिक्योरिटी के हिसाब से नरेगा हो या अलग सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में लोग जाके पैसे लेंगे। तो मेरे अंदाज से इस तरह की सोशल सिक्योरिटी वी आर नॉट रेडी फॉर इट, वी कैन नॉट अफोर्ड इट, इट इज टोटली रॉन्ग। और एग्रीकल्चर क्षेत्र में भी मेरे अंदाज से काफी नुकसान हुआ है, जहां एग्रीकल्चर ऑपरेशंस करने के लिए आज कोई किसान मिलते नहीं है। तो मेरे अंदाज से ये लेबर की सिचुएशन काफी कॉम्प्लिकेटेड है। राइट। ये रेवेन्यू और डेफिसिट दोनों पे वैद्यनाथन और जयराम दोनों की राय लेंगे, लेकिन रामदेव उससे पहले वेरी क्विकली आपसे ये जानना चाहेंगे, मार्केट प्रिपेयर्ड है कि एक लैक लस्टर बजट के लिए इस समय एक अच्छा खासा रनअप हमने देखा जनवरी से लेकर अब तक। पिछला साल हमने कितना अंडर परफॉर्म किया एवरीबडी नोज। इस बार अगर बजट में कुछ नहीं हुआ जो मार्केट को अच्छा लगे या फिर इकोनॉमी के लिए अच्छा हो, आर वी प्रिपेयर्ड फॉर इट? बाजार में मेरे ख्याल से एक्सपेक्टेशन बहुत कम है बजट के लिए। जो रैली जो दिख रही है आपको, ये इट इज अ ग्लोबल रैली, मतलब लिक्विडिटी आया इसके लिए। बाकी जो कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें कोई ज्यादा होप नहीं है अभी, एंड सबको मालूम है कि ये बहुत टफ टाइम है, फाइनेंस मिनिस्टर के हाथ बंधे हुए हैं, और वो कैसे ये बजट बनाएंगे वो। जैसे 92 में इन्होंने बड़े रिफॉर्म्स लेके आया बिकॉज देयर वाज एक्सटर्नल इमरजेंसी, वी डिडंट हैव मनी टू पे फॉर आवर इंपोर्ट्स। This time it is looking more like internal emergency. They don't have revenues to pay for their whatever expenditure they have, and ambition is very high. So what exactly experienced finance minister brings out of hat, So expectation is for the tough budget. At least that's what I think. I really can't see where exactly you can get goodies. So it's for a tough budget. राइट। वैद्यनाथन, ऐसे में जो सबसे बड़ी चैलेंज इस समय है सरकार के सामने टू कंट्रोल डेफिसिट एंड स्टिल जनरेट रेवेन्यू, इसके लिए ऑप्शन क्या हो सकता है फिर? आई नो इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन बट देन नहीं, मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एक रिस्पॉन्सिबल बजट पेश किया जाए, क्योंकि जो सब्सिडीज हैं या जो पॉपुलिस्ट स्कीम्स हैं उन्हें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपोज नहीं करते। तो अगर सरकार आ जाए कहे कि मैं फूड सिक्योरिटी बिल में सबको खाना दे दूंगा, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से अपोज नहीं करता। इससे क्या होता है कि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़ता ही जाता है। आप जरूर वेलफेयर स्कीम कीजिए बट उसके कॉरस्पॉन्डिंग रेवेन्यू कीजिए। अगर आप रेवेन्यू नहीं करते, सिर्फ बोरो करते हैं, डेट बढ़ाते हैं और वेलफेयर स्कीम्स करते हैं, तो आपने देखा ही है दुनिया में
जिन कंट्रीज ने एक्सेसिवली बोरो करके वेलफेयर स्कीम्स की हैं उनका क्या हाल हुआ है। आप यूरोप की स्कीम देख लीजिए, यूरोप के कंट्रीज देख लीजिए, किसी भी यूरोप कंट्री में बारिंग जर्मनी देख लीजिए, यूएस को देख लीजिए। हालांकि यूएस को एक खास बेनिफिट जरूर यह है कि वो रिजर्व करेंसी है, तो जब उनको डेफिसिट होता है, प्रॉब्लम होता है, तो कम से कम डॉलर प्रिंट कर लेते हैं। बाकी यूरोपियन कंट्रीज के पास ये ऑप्शन नहीं है, इंडिया के पास ये ऑप्शन नहीं होगा। इसीलिए मेरे हिसाब से जो 80% तक हमारा डेट पहुंच गया है, इसे हमें एक रेड फ्लैग मानना चाहिए और कोई नए स्कीम लॉन्च करें, चाहे वो फूड सिक्योरिटी हो, कुछ भी हो, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें ये जरूर देखना चाहिए कि इसका इनकम कहां से आएगा। मान लीजिए अगर आप ना करके भी अगर आप एक फूड सिक्योरिटी टैक्स लॉन्च करें, अगर आप एक सरचार्ज करें, कम से कम आपको ये पता तो चलेगा कि फूड सिक्योरिटी का इनकम कहां से आएगा। ये जरूर एक रेस्पॉन्सिबल बजट हमें चाहिए, क्योंकि ये लीडरशिप जो है मेरी तरफ से, तो मैं एक खास चीज उम्मीद कर रहा हूं इस बजट से कि एक लीडरशिप, ये सरकार एक लीडरशिप दिखाए कि ये कहे कि मैं एक रिस्पॉन्सिबल बजट पेश करूंगा जो आने वाले दिनों के लिए, देश के लिए अच्छा होगा। ये नहीं कि मैं एक पॉपुलिस्ट प्रोग्राम लॉन्च करूंगा। राइट। इसमें जयराम, एज यू हर्ड, द बिगेस्ट चैलेंज इज रेवेन्यू को कैसे बढ़ाया जाए। इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, लेकिन अगर आप मिस्टर मुखर्जी के शूज में होते इस समय, आई नो यू डोंट एनवी दैट जॉब, बट स्टिल व्हाट यू वुड डू? No, I think my own sense is that that's probably the wrong end to sort of go after in time like this, because clearly revenues to increase from these levels, it is difficult because you don't want to increase taxes, whether it's in the nature of indirect taxes like excise or certainly direct taxes, because clearly there is pressure in terms of growth. So hence you necessarily have to go after the other sort of side, which is control expenditure. And it's difficult politically, but I think the finance minister, I have confidence that he will do a bunch of things to make sure that some of the populist schemes we have had earlier, while he may not be able to discontinue them, that they will be kept under control, that clearly post the budget, subsidies on fuel, etc. will start to reduce because you will pass on certainly petrol prices and maybe even diesel prices. And come up with a bunch of other things where you're essentially trying to control expenditure, because clearly I think that's the area where you should focus on today. Because if you go after revenues, it's not a good time to sort of do that, because if you increase excise, which is what is being suggested by a lot of people, I think there are large sections of industry which are currently at a cusp where they could sort of topple over actually if you increased costs at this point of time. So I don't think the government has a luxury of actually trying to increase taxes both on indirect front as well as on the direct front. जूत साहब, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? नहीं, मेरा तो कहना है कि इनडायरेक्ट टैक्स थोड़ा बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि ये देश में कैसे होगा कि एक साइड में जो लोग हैं वो आराम से रह रहे हैं और दूसरे साइड में अभी तक भी 20 करोड़ लोगों को दोनों टाइम खाना नहीं मिल रहा है, तो उनका इंतजाम सबसे पहले करना होगा। नहीं, कार्ल मार्क्स ने यही कहा था कि उन लोगों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो अपने आप पैसे वाले होंगे। तो इसलिए उन लोगों का ध्यान रखने के लिए सब्सिडी तो देनी पड़ेगी साहब, और सब्सिडी अगर नहीं दी, आप समझे ये वोट पॉलिटिक्स नहीं है, ये जरूरी है। हम हमारे यहाँ से भी, हम हमारे फैक्ट्रियों से भी हम जितना पॉसिबल है सब्सिडी देते हैं। ये दूध साहब, इसमें जो हीरानंदानी साहब ने कहा, टेक योर व्यू, बट जो इन्होंने कहा कि इन्हें लेबर मिल जाता था, अब इनके पास जेन्युइन जॉब है, सो जॉब क्रिएशन इज देयर, पर लोग मे भी नरेगा में बेनिफिट ले रहे हैं, दे आर नॉट ऑप्टिंग फॉर अवेलेबल जॉब। नहीं, वो बात बराबर है, पर कुछ तो जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए। उनको चाहिए सस्ते में लेबर, वो सस्ते का लेबर अभी नहीं मिलता है, थोड़ा महंगा मिलेगा। हीरानंदानी साहब के पास इतना पैसा है, हीरानंदानी न करे थोड़ा खर्चा कर देंगे वो, पर गरीबों को तो हेल्प करनी पड़ेगी, और वो तो कर रहे हैं। उन्होंने इतनी सेवा की है देश की, तो वो तो उन्होंने मजाक में सवाल किया। क्विक रिस्पॉन्स फ्रॉम यू बिफोर वी टेक। No, what Dood Saab saying is correct, that the rates of labor have to go up, and that has to happen. But what is happening in most of the industries, that it is becoming uneconomical to run those industries and those businesses. Agriculture operations are stopped in many places, crops are not being cut. And in the case of construction, large number of developers are going for rapid mechanization, which means after 5 years, your requirement for jobs will come down and there will be less availability of jobs with more business. In fact, you are substituting labor for capital. In a country which we should become more labor intensive, should be reversed. It is becoming reversed. So there is a disincentive for a developer or an infrastructure company to be labor intensive. If you go on highways now, if you go on roads, if you go on buildings, you'll see tower cranes.
You will see mechanization. You will see rapid equipment, but you will not see as much labor as you used to see before. Right. So, while I agree with Dood Saab 100% that we must pay our labor people correctly, and we are doing it, and I think most people are doing it. I think so. I believe also that you can't have a skewed policy, because that skewed policy is to the detriment of the nation, like Mr. Vaidyanathan said. No country in the world, I repeat, no country in the world can have the luxury of having jobs go a begging and you give social security. Whether it is America, whether it is Europe, whether it is Japan, no country will be able to afford it. So, are we able to afford that luxury when jobs are available? Suppose jobs are not there, then what Dood Saab says, I am 5,000% in agreement with him. Otherwise, you will cause a revolution in the country. Right. And you'll call Naxalism in the country. So I'm with him on that, but not on the issue, jobs are there and you're giving Narega. No. Right. I'd like to change the focus of this discussion. क्या कहते हैं आप? हम ये सोच रहे हैं कि इंडिया का गेम चेंजर क्या है. इंडिया के लिए 3 गेम चेंजर है. एक तो जीएसटी है. हम लोग उस पे अगर 1 साल बिता दें, उसके बजाय उसको जल्दी से ले आए, तो उसकी इफेक्ट जीडीपी पे 1.5 to 2% एडिशनल ग्रोथ की हो सकती है. तो हमें इस पे बहुत ध्यान देना चाहिए. दूसरी गेम चेंजर इंडिया के लिए है हमारे गोल्ड रिजर्व्स, जो बिल्कुल स्टैग्नेंट पड़े हुए हैं. अगर किसी तरह से गवर्नमेंट ने इन गोल्ड रिजर्व्स को मोनेटाइज करने की कोई अच्छी सुविधा सोची, तो इससे क्या होगा कि जिनके पास धन है लेकिन वो उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, वो प्रयोग कर पाएंगे. मनी फ्लो बढ़ेगा. मनी फ्लो बढ़ेगा. हमको रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर से हट के ये सोचना चाहिए कि लोगों के हाथ में परचेसिंग पावर कैसे आ सकती है. राइट. तीसरा गेम चेंजर इंडिया के लिए है कि हमारा जो ये 80% डेट है, उसको हम अपने ही स्कीम में से डेट को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं. कैसे? जैसे डेयरीज हैं, स्टेट गवर्नमेंट ने डेयरी लगा रखी है चारों तरफ. डेयरी का कोई हिसाब नहीं है. क्यों? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट अकाउंटिंग सिस्टम रिसीट और पेमेंट पे निर्धारित है. अब पेमेंट हो गया तो उसको भूल गए, वो एसेट को हम कहीं गिनते ही नहीं है. अब ये जो एसेट्स हैं हमारी बनी हुई जी, उनको हमने वापस लाना है, प्रोडक्टिव यूज और उसको हम अपने ही लोगों को इक्विटी की तरफ से दिया जाए. राइट. तो ये जो हमारा डेट है वो कन्वर्ट होके इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा, और उससे जो फायदा हो सकता है इंडिया की इकोनॉमी में वो अनगिनत है. इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, लोगों के पास परचेसिंग पावर आ जाएगा. ये तो बड़ा आइडियलिस्टिक सिनेरियो है. ये ये पता नहीं कब होगा.